नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में 71st बीपीएससी में। देखिए, सबका हिस्ट्री वाला सेक्शन तो सबका सही रहता है। हिस्ट्री का अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो 4 सेक्शन जो भी हैं इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उसको तो मैं कराऊँगा। मैं सोच रहा हूँ ना कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तब तक थोड़ा सा जो भी आपके टफ टॉपिक है ना, जो परेशान करते हैं और जहाँ फिक्स है एकदम कि 100% यहाँ से सवाल आना है, हर साल आना है यहाँ सवाल, इस टाइप का ये टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं बता दूँ कि सबसे पहले आपको फ्रेमवर्क बता दूँगा कि पॉलिटी में कितने प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, एक फ्रेमवर्क बता दूंगा और फ्रेमवर्क के बाद से आपको सारा एक मोटा मोटी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नया होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। अगर आपको पीडीएफ ज़्यादा समझ में इसमें नहीं आए, साफ साफ दिखाई नहीं दे क्योंकि स्कैनिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ है, तो उसको मैनेज करके चलिएगा। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट काफ़ी खतरनाक दूंगा और यहाँ से कुछ भी पूछे जाएंगे, आप प्रश्न बना लीजिएगा। सेंटर स्टेट रिलेशन ऐसा टॉपिक है ना कि अगर इसको कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा ना तो आपकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कुछ पूछेगा बना दीजिएगा, सिंपल सी बात है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। इस टॉपिक को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें और पॉलिटी का क्या सिलेबस होता है इसको बता दें। देखिए, पॉलिटी जो है GS2 का सेक्शन फर्स्ट ही है, जहाँ से आपके 114 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 114 नंबर का न्यू पैटर्न जो है वो क्या है, इसमें समझा दूँ आपको। देखिए, इसमें टोटल 3 फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या हो सकते हैं, ABCDE ऐसे करके आपके कई सेक्शंस हो सकते हैं। हो सकता है एक 9 नंबर का, हो सकता है 9 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, ऐसे जोड़ के ऐसे ही लोग करेंगे ना कि टोटल मिला के 38 नंबर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें 4-5 प्रश्न हो सकते हैं, जिसको शॉर्ट नोट्स हम लोग कहते हैं, और सारे क्वेश्चंस का मार्क्स मिला के क्या होगा, आपका 38 नंबर होगा। इसको मुश्किल से 1.5 या 2 पेज में लिखने होते हैं, 1.5 पेज मोटा मोटी मान के चलिए, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। पहले क्वेश्चन में कई सारे प्रश्न होंगे, 4 या 5 प्रश्न, कुछ भी हो सकता है, आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि साइंस टेक में मात्र 4 ही पूछा था इस बार, 9 × 4, ठीक है। तो आपके 4-5 प्रश्न होंगे लेकिन सबके मार्क्स मिला के 38 हो जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया, तो 38 तो हो गया। अब इसके बाद से जाइएगा दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा लंबा सा, जो 38 नंबर का होगा, और इसका एक भाई होगा, वो भी लंबा सा 38 नंबर का। इस दोनों भाई में से किसी एक भाई को बनाना है, समझ रहे हैं। अथवा में पहले था ना कि 5 क्वेश्चन दे दिया, उसमें से 3 लिख देना, इस तरह से था। लेकिन अब आपको ये और ये में आ रहा है, तभी इसी में से 2 कोई एक ही लिखिएगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो होगा, ये एक यहाँ रहेगा, फिर और रहेगा, फिर एक यहाँ रहेगा, यानी कि इस दोनों में से दूसरा में से एक कोई बनाना है, इस दोनों में से तीसरा में से एक कोई बनाना है, यानी 38 ये हो गया, 38 ये हो गया, और शॉर्ट वाला सारा मिला के 38 हो गया। मेरे को लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। 114 नंबर के टोटल पेपर हो गए। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो एक वीडियो अलग लाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, पॉलिटी का क्या स्ट्रैटेजी होगा, लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको तो डिस्कस करूंगा ही, साथ ही साथ आपको ये डिस्कस करते हैं किसमें कि पॉलिटी का सेंटर स्टेट रिलेशन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केंद्र राज्य संबंध। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम कह रहे हैं कि जो पेड बैच होगा उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिए। अगर हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं तो आरोही बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको फ़ी मात्र 2000 रखा गया है। आप कहीं भी कंपेयर कर सकते हैं, फ़ी सबसे नॉमिनल फ़ी रखा गया है। इतना में आपको इसके 50% सारी फ़ी का 50% से भी कम हम रखे हैं, 40% अदर इंस्टीट्यूट के बराबर हमने रखा है, ठीक है। और कॉपी क्वालिटी चेक आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बैच जो है 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आपके ऑफर फ़ी 2022-20 तक है, क्योंकि इस बार मैंने फ़ी नहीं बढ़ाया। पिछली बार भी 2000 के करीब में था। 71st बीपीएससी का भी पीटी से पहले जो बैच चला उसका भी 2000 फ़ी था, जो इनरोल होंगे उनको पता होगा। और इस बार भी फ़ी हमने 2000 रखा, लेकिन ये 2020 तक ही रखे हैं। 20 के बाद से इस फ़ी को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। क्या क्या होंगे, टोटल 29 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 6 फुल एंड टेस्ट होंगे। एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आपका कॉपी चेक किया जाएगा। रजिस्टर करना चाहते हैं 91 17 16 63 47 9117166347 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको, ठीक है। इस बैच के फीचर्स क्या होंगे, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। कंप्रिहेंसिव सिलेबस करवाया जाएगा टॉपिक के माध्यम से। सबसे पहले आपके टॉपिक भेजे जाएंगे, टॉपिक के नोट्स भेजे जाएंगे। उस टॉपिक का अगर वीडियो हमारा अवेलेबल होगा तो उस वीडियो को आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इस बैच में वीडियो से अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जहाँ मतलब कि कह सकते हैं कि पेड बैच लेते होंगे ना, उससे ज़्यादा ही आपका मैं हेल्प कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। आपका कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। 35 टेस्ट होंगे, 29 + 6, ठीक है। एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा और कॉपी चेक किया जाएगा
और आपके मेंटरशिप पर्सनल दिया जाएगा 24/7। कोई भी परेशानी आएगा आप हमको मैसेज कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा कॉल करने का, कॉल बैक हम कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा डिटेल नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इंक्लूडिंग एसे का कई नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, आपने चेक कर लेना, ठीक है। आंसर राइटिंग आपको करवाया जाएगा, साथ ही आपका रैंक लिस्ट दिया जाएगा, टॉपर्स कॉपी दिए जाएंगे, मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, पर्सनल मेंटरशिप 24/7 ये सबसे अच्छा स्पेशलिटी है। और आपकी जो है कॉपी जो चेक करके देने वाला प्रोसेस, ये सबसे बड़ा खतरनाक होता है, लोग दे नहीं पाते इसको। मैं आपको विदिन 5 डेज़ में आपकी कॉपी प्रोवाइड इस पर करवा दूंगा, ठीक है। यानी कि अगले टेस्ट से पहले, अगर सैटरडे संडे मेरा टेस्ट होगा, उससे अगले टेस्ट से पहले आपको थर्सडे फ्राइडे तक सारी कॉपीज़ मिल जाएगी, इससे पहले भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं सेंटर रेस्ट्रिक्शन में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। चलिए आते हैं। अगर इनरोल करना है तो 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। होगा इंग्लिश और हिंदू दोनों में होगा, यानी कि बाइलिंगुअल होने वाला है। तो क्वेश्चन चूंकि हिंदी में और नोट्स कहीं की हिंदी में, आपको टर्म हम इंग्लिश में यूज़ किए हैं, लेकिन मैं आपको टर्म यूज़ करता चलूँगा इंग्लिश में, आपको किसी भी तरह की दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। टॉपिक का नाम है भारतीय संघवाद और केंद्र राज्य संबंध। इससे आज तक 8-9 प्रश्न, लगभग 8-9 प्रश्न पूछे गए हैं, और मैं बताऊंगा कि देखिए किस तरह के प्रश्न एक ही टॉपिक, 2 टॉपिक पे फोकस किया जा रहा है, उस 2 को अच्छा से करवा देंगे, आसानी से कर ले। 69 में क्या पूछा गया था कि भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के 2 एक साथ प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के भारतीय मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा आपको अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आगे चल के इंडिकेट कर दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अभी तो कि ये प्रश्न क्या पूछा गया था, और इस चीज़ को मैं कवर करवाऊंगा, तो वहाँ इस चीज़ को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक में क्या आपका फोकस बिंदु है, भारतीय संघवाद, यानी कि इंडियन फेडरलिज्म जो है ये फोकस किया है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़े तो इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियसली pursuits of nationhood and embrace of state-based culture diversities and a commitment to the larger Indian political community, ठीक है। उसके बाद से एग्जामिन क्रिटिकली द नेचर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, ठीक है, उपरोक्त कथन के आधार पे। तो क्या ये फोकस बिंदु रहा, इंडियन फेडरलिज्म क्या रहा, इसका फोकस बिंदु रहा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, इंग्लिश PYQ आपके पास होगा, मिला के चलिएगा। भारतीय संघीय ढांचा, इसमें भी क्या कह रहा है, इंडियन फेडरलिज्म की बात कर रहा है कि भारतीय जो संघीय ढांचा है केंद्र सरकार की उन्मुख है, व्याख्या करिए। उन्मुख का मतलब कि भारत का जो भी ढांचा है वो किसके तरफ झुका हुआ है, सेंटर की तरफ झुका हुआ है, ये कह रहा है। तो इस कथन को क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, इसको बताना है और अच्छा से इसको डिस्कस करना है, ठीक है। आप ऐसे इस प्रश्न को कर सकते हैं। 66 में पूछा गया है कि द इंडियन फेडरलिज्म स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूसली ओरिएंटेड टुवार्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये क्या है, इसका भी भारतीय संघीय ढांचा जो है इसका भी मूल बिंदु है। तो इंडियन फेडरलिज्म ही बार बार पूछा जा रहा है। देखिए, भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण करिए, ये किस में पूछा है, 41वीं में पूछा है। और सेम प्रश्न 43वीं में पूछा है कि भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियों का क्या करिए, विश्लेषण करिए। यानी कि 41 में और 43 में से दोनों में सेम प्रश्न पूछा गया है कि एनालाइज द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन डेमोक्रेसी, फिर एनालाइज द इमर्जिंग ट्रेंड्स इंडियन फेडरलिज्म। ये लोकतंत्र होगा ऊपर वाले में, एक वाले में लोकतंत्र पूछा है और एक में फेडरलिज्म पूछा है, ठीक है, ऊपर वाले में लोकतंत्र पूछा है। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है, यानी कि इसको क्वासी फेडरल क्यों कहते हैं, भारतीय फेडरलिज्म को क्वासी फेडरलिज्म क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है किसका है, मैं आगे चलकर डिस्कस करूंगा। और हो सकता है कि अगली बार आपको सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पूछ दे, तो सारा को मैं डिस्कस करते चलूंगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के क्षेत्रों का विश्लेषण करिए, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, क्यों होते हैं, उसका डिस्कस करना है। वर्तमान समय में संघीय सरकार तथा बिहार के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। 59 में ये प्रश्न पूछा है, 56 to 59 BPSC में प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जिसमें कह रहे हैं कि एनालाइज द एरियाज ऑफ टेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट in the Indian federal system, describe the center state of relation between union government and बिहार स्टेट के संबंध में इसको प्रेफरेंस में मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा बनी है, प्रासंगिक उदाहरण बताइए। मतलब जो भी सेंटर स्कीम्स आते हैं, सेंटर स्कीम्स जो है राज्यों में, उनमें क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो क्यों होता है इसके बारे में ये पूछा है। अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध का
राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी परिषद, जिसको NCTC कहते हैं विशेष संदर्भ में, इसको बताना है 53वीं से। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था में सामयिक दिगों यानी कि रिसेंट ट्रेंड्स की व्याख्या करें। क्या राज्यों को अधिक क्षमता स्वायत्तता दी गई? बस वही है कि क्या ये झुका हुआ है केंद्र की तरफ की नहीं। इंडियन फेडरलिज्म के बारे में पूछ रहा है, बार बार वही प्रश्न पूछा गया है, संघवाद और भारतीय संघवाद का। चलिए अब यहाँ से इतने प्रश्न पूछे गए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ऊपर का PYQ देखने के बाद से दो चीज़ तो क्लियर हो गया कि अभी तक 2 ही 3 प्रश्न पूछे गए हैं इससे, तो क्यों ना उस 2-3 प्रश्न को अच्छे उदाहरणों के साथ मैं समझा दूं कि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। तो क्या पूछा गया, एक तो फेडरलिज्म पूछा गया है, इंडियन फेडरलिज्म के बारे में पूछा है कि भारतीय संघवाद क्या है, तो भारतीय संघवाद के बारे में समझ लेंगे। और एक बार पूछा है कि अर्ध संघवाद क्या है, यानी कि क्वासी फेडरल क्या है, क्योंकि एक विद्वान का स्टेटमेंट है इसलिए पूछा है ये, तो इसके बारे में बार बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म क्या है, और सेंटर स्टेट में जो झगड़ा होता है या फिर विवाद होता है, वो विवाद का कारण क्या होता है, बार बार यही प्रश्न पूछा है। या फिर पूछेगा कि केंद्र राज्य संबंध में केंद्र राज्य की जो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, वो क्या होती है टुवार्ड्स द सेंटर, मतलब कि केंद्र की तरफ क्या होता है, सेंटर स्टेट की तरफ झुका हुआ रहता है। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है, तो बात वही हो गया, विवाद वाला ही स्टेटमेंट इसमें भी देते हैं। आगे चल के मैं आपको सारा क्वेश्चन को समझा दूंगा कैसे डील करना है। तो अर्धसंघात्मक क्वासी फेडरल सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पढ़ेंगे, और उसकी संस्थाएं जो होंगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो भी एजेंसीज होंगी उनकी। केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, और बिहार के विशेष संदर्भ में विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार कि कैसे कन्फ्लिक्ट बिहार का हुआ है और रीज़न क्या है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को देख के हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कुछ कमिटीज़ हैं जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन को ठीक कर सकती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला टॉपिक इंडियन फेडरलिज्म को समझते हैं। शायद ये नोट्स नहीं भी दिखे, तो ये मैं पढ़ाने के लिए बनाया हूँ, कोई ये नोट्स नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए सिंपल सा लैंग्वेज में इसको समझाया हूँ। तो अगर नहीं भी दिखे तब भी आप मैनेज करिएगा, मैं बोलता चलूँगा। देखिए, एक तरफ मैंने लिखा है संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम, और दूसरी तरफ लिखा है एकात्मक व्यवस्था यानी कि यूनिटरी सिस्टम। अब इसको आसानी से समझिए, क्योंकि इस दोनों टॉपिक को समझ लीजिए ना, तो आप इंडियन फेडरलिज्म को यानी भारतीय संघवाद को आसानी से आप कितना भी पूछे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फेडरल सिस्टम क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, और एकात्मक व्यवस्था क्या होता है, दोनों को अलग अलग हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए संघात्मक व्यवस्था क्या होता है कि अब आपको दिमाग में एक चीज़ रखना है कि एक है केंद्र, दूसरा है स्टेट यानी कि प्रांत। ठीक है, मतलब कि एक तो सेंटर होता है, दूसरा राज्य होता है। सारे देश में लगभग वही है, कहीं एक्सेप्शनली छोड़ दिया जाए तो भारत की मैं बात कर रहा हूँ, अपने तरफ से समझिए। तो देखिए, संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम क्या है, जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों बराबर होते हैं, अर्थात जितने पावर केंद्र को मिले होते हैं उतने पावर्स अगर स्टेट को, सेंटर को जितने पावर मिले हैं उतने पावर स्टेट को मिला है, तो इसको कहते हैं क्या, फेडरल सिस्टम। इसका पहला क्या है, ये लक्षण है, पहला फीचर्स है फेडरल सिस्टम का, संघात्मक व्यवस्था का, कि केंद्र, सेंटर इज इक्वल टू स्टेट। कितना अच्छा से मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हूं कि केंद्र राज्य के समान अधिकार हों। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूएसए में यही है, ऑस्ट्रेलिया में यही है, और स्विट्जरलैंड में यही है, उदाहरण के स्वरूप। तो आपने क्या समझा कि जब केंद्र और राज्य की शक्तियां जब क्या हो, बराबर हो, तो उसको फेडरल सिस्टम का पहला लक्षण इसको कहा जा सकता है। दूसरा लक्षण क्या हो सकता है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का संवैधानिक विभाजन हो, दोनों तो बराबर हो लेकिन इनको शक्ति दिया किसने, संविधान के थ्रू डिफाइंड हो कि ये काम किसको दिया, हम केंद्र की तरफ, यानी केंद्र इस पे कानून बना सकता है, राज्य इस पे कानून बना सकता है, सारा संविधान में डिफाइंड हो, यानी कि क्या हो गया, इसको भी फेडरल सिस्टम कहेंगे। यानी कि केंद्र और राज्य को बीच में क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है उसको डिवीजन किया गया हो कि केंद्र को क्या करना है, राज्य को क्या करना है, और पावर दोनों का लगभग इक्वल माना जाएगा, यानी कि केंद्र राज्य को संविधान पावर्स डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे होगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तात्पर्य हुआ कि आपके पास लिखित संविधान होना चाहिए। तो ये भी लक्षण है किसका, फेडरल सिस्टम का, कि लिखित संविधान हो, और संविधान क्या हो, सर्वोच्च और कठोरता हो, यानी कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कह सकते हैं आपकी क्या हो, रिजिड हो, संविधान क्या हो, रिजिड हो, यानी कि उसमें चेंज आसानी से नहीं किया जा सके। संविधान क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, सर्वोपरि हो, वो रिटेन हो, और कठोर हो, यानी कि उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करना हो तो वो नहीं किया जा सके। पहला क्या देखा था, सेंटर इज इक्वल टू स्टेट। दूसरा क्या लिखा होता, इनका पावर्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे किससे होंगे, संवैधानिक प्रोविजन से होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से होंगे। उसके बाद से क्या होगा, डुअल गवर्नमेंट होगा। डुअल गवर्नमेंट का मतलब समझ रहे हैं, एक तो केंद्र में काम करेगा, दूसरा राज्य में, यानी कि यहाँ एक मोदी जी हो गए और यहाँ आपको सीएम महाराज हो गए। ठीक है,
प्रेसिडेंट होता है सेंटर का मेन, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि केंद्र में पावर्स होगा और एक क्या होगा आपका राज्य में होगा, यानी कि दोहरी सरकार होगा। किसका लक्षण है मेरे भाई, भूलना नहीं है, फेडरल सिस्टम का लक्षण है कि क्या होगा, ड्यूअल गवर्नमेंट होगा। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या होगी, न्यायपालिका होगी, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा इसमें, कि न्यायपालिका जो होगा स्वतंत्र होगा। ये भी क्या है, फेडरल सिस्टम का, संघीय व्यवस्था का क्या है, लक्षण है। दोहरा संविधान होगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत है, लक्षण है। दोहरा संविधान का मतलब कि हमारा बिहार या उत्तर प्रदेश जो लोग भी जुड़े होंगे, चाहे जहाँ से भी जुड़े होंगे, एक हो गया, और दूसरा हो गया भारत। तो एक भारत का हमने संविधान पढ़ा है, वो ठीक है। यहाँ संघीय व्यवस्था में क्या होगा, एक बिहार और यूपी का भी अलग संविधान होगा। क्या हमारे यहाँ ये चीज़ है, नहीं है। अभी अपने यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, अपने यहाँ का हम बाद में बात करेंगे। तो यानी कि क्या होगा, संघीय व्यवस्था का लक्षण क्या है, संघीय व्यवस्था का लक्षण है कि ये संघीय व्यवस्था का लक्षण है, भारतीय संघीय व्यवस्था का नहीं, इंडियन फेडरलिज्म का लक्षण नहीं है। इट इज़ नॉट इंडियन नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। मैं आगे बताऊंगा कि इंडियन फेडरलिज्म क्या क्या लक्षण है। तो क्या होगा, एक तो देश का संविधान होगा और एक राज्य का संविधान होगा। हमारे यहाँ तो एक ही संविधान है, तो ये दोहरा संविधान, डुअल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप होता है, मतलब कि एक बिहार की नागरिकता मिलेगी आपको या यूपी की नागरिकता मिलेगी और एक भारत की। क्या ऐसे हमारे यहाँ होता है, नहीं होता है, आगे इसको डिटेल में समझेंगे। जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, जो भी जांच एजेंसीज होंगे, जैसे कैग हो गया, निर्वाचन आयोग होगा, ये डबल होगा। यानी कैग हमारे यहाँ देखिएगा तो कैग वही कैग जो होता है सेंटर में क्या करता है, जो इकोनॉमिक डाटा होता है उसको क्या करता है, ऑडिट करता है, और वही राज्यों में भी करता है। इलेक्शन कमीशन भी जो होता है हेड वही होता है जो केंद्र में और राज्यों में सेम करता है, ठीक है। अब क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो तो पंचायती राज का काम करता है, ठीक है। तो हमारा तो ये क्या है, लेकिन इसमें क्या है, डुअल होगा, यानी कि राज्य के लिए एक अलग बना होगा और केंद्र के लिए अलग बना होगा, ठीक है। और इसमें दोहरी न्यायपालिका भी होती है। दोहरी न्यायपालिका का मतलब समझ रहे हैं, दोहरी न्यायपालिका इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं बता दूं आपको। दोहरी न्यायपालिका का मतलब हो गया कि एक कोर्ट, मेन कोर्ट होगा कहाँ पे, एक ऊपर होगा सेंटर में, और एक राज्यों का अलग कोर्ट होगा, ठीक है। तो ये दोहरी न्यायपालिका ये हो गई, ठीक है। जैसे कि अमेरिका वगैरह में जाइएगा तो एक कोर्ट होता है क्या आपका, के सेंटर मेन के लिए, सेंटर के लिए, और दूसरा जो 53-54 राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनके लिए अलग होता है। अब कहिएगा भारत में भी तो सर ऐसे नहीं, भारत में जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इसका मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट भले ऊपर है, लेकिन अगर हमारा वॉल्यूशन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट से। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, राज्य का मुद्दा सर्वोपरि राज्य में होगा, राज्य के मुद्दा जो है राज्य में सुलझाया जाएगा, कोई ऊपर पावर नहीं है। तो इसमें डुअल ये होता है, आपका जुडिशरी सिस्टम भी होता है, और द्विसदनीय विधायिका होती है। द्विसदनीय विधायिका मतलब कि एक जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है उस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोला जाता है, ठीक है। ये सारा किसका लक्षण रहा, ये सारा फेडरलिज्म का लक्षण रहा, ये सारा संघवाद का लक्षण रहा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप एकदम नए बच्चे नहीं है, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आया है, तो उतना तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सारी मेरी बातों को आप आसानी से समझ सके। अब बात करते हैं, एक होता है यूनिटरी सिस्टम, यानी कि एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था में क्या होगा, सारी शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, यानी कि सर्वे सर्वा जो होगा, कह सकते हैं कि सेंटर होगा, यानी कि सेंटर ग्रेटर देन स्टेट, ठीक है। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन इत्यादि में। कहेगा सर भारत का तो बताया नहीं, दोनों पढ़ा दिए, आगे बताएंगे भारत के बारे में, ठीक है। संविधान की सारी शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, और संविधान जो होगा केंद्र को देगा, और सेंटर जो होगा धीरे धीरे प्रांत को देगा, यानी कि पावरफुल कौन होगा, सेंटर क्या होगा, पावरफुल होगा। और यहाँ हमने बात किया था कि क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया था और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया था, लेकिन यहाँ अलग बात है। यहाँ बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन और नॉट, और मे बी रिजिड, और ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरह का होता है, आवश्यक नहीं है का मतलब हो गया कि दोनों हो सकता है, मे और मे नॉट, दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ दोहरी सरकार की हमने बात किया था, यहाँ एकल इंटीग्रेटेड क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट का मतलब एक ही सरकार होती है, सेंटर में वही सर्वे सर्वा, ठीक है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, ये जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि दोहरा संविधान होगा, यहाँ हमने बात किया था, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल संविधान होगा, यानी कि जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंटीग्रेटेड एक ही होगा, ठीक है। अगले हमने बात की जो भी प्रशासन, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन वगैरह होंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग यहाँ पे बातें कही गई थी, लेकिन यहाँ पर एक होंगे। जैसे भारत में देखिएगा तो चुनाव आयोग जो होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन, वही काम करता है आपको राज्यों में और केंद्र में भी। और यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था था, राज्यसभा लोकसभा समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा, एकल होगा, और द्विसदनीय भी हो सकता है कि लेजिस्लेचर में भी बाइकैमरल
और यूनिकैमरल कुछ भी हो सकता है। जैसे बाईकैमरल का एग्जांपल क्या है, ब्रिटेन है, और यूनिकैमरल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं भारत, अपने भारत के बारे में जानते हैं। मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछूं कि सर हमको बताइए, आप कहिएगा सर आपने तो फेडरल सिस्टम संघात्मक व्यवस्था भी पढ़ा दिया और यूनिटरी सिस्टम एकात्मक व्यवस्था भी पढ़ा दिया, लेकिन हमको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि भारत किस में आएगा। तो मेरे भाई, भारत एक स्पेशल टाइप का फेडरल सिस्टम है। आप कह सकते हैं कि भारत में एक स्पेशल टाइप का फेडरलिज्म है लेकिन स्पेशल टाइप का है, उसको फेडरलिज्म केवल नहीं कह सकते हैं। इसीलिए जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो भारतीय संघवाद पूछा जाएगा, इंडियन फेडरलिज्म, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म पूछा जाएगा, क्योंकि भारत का लक्षण जो है इसमें से भी मिलता है, भारत का लक्षण इसमें मिलता है, यानी कि हाइब्रिड है ये। ठीक है, कैसे, चलिए कंसेप्ट समझते हैं। ज़्यादा मैं कंसेप्ट पे ध्यान दूंगा, फैक्चुअल चीज़ों पे कम हम लोग फोकस करेंगे। कैसे मेरे भाई, चलिए आते हैं। चलिए पहले को वेरीफाई करते हैं, क्या सेंटर इक्वल टू स्टेट है भारत में? बिल्कुल नहीं है। सेंटर के पास ज़्यादा शक्तियां होती है, केंद्र के पास कम होती है, और इस पर सवाल भी पूछा गया है कि पावर्स टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट पूछा है ना, 64 में सवाल, या 66 में पूछा है। तो ये लक्षण किस में चला गया, मैं लिखता चलूंगा। ये इंडिया इधर आ गया, किस में आ गया भाई, यूनिटरी सिस्टम में आ गया, एकात्मक व्यवस्था में आ गया। ठीक है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होगा, बिल्कुल यहाँ ठीक है, शक्तियों का केंद्र और राज्य में संवैधानिक विभाजन किया जाता है, ये इंडिया इधर आ गया। ठीक है, चलिए लिखित और संविधान होगा भारत का, क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया इधर आ गया। ठीक है, द्विस्तरीय सरकार होगा, बिल्कुल, एक केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल, और एक स्टेट गवर्नमेंट होगा, इंडिया इधर आ गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, ये तो ठीक है, लेकिन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, ठीक है, लेकिन भारत की न्यायपालिका जो है ना, यहाँ लिखना चाहिए था हमको, इंटीग्रेटेड एकल न्यायपालिका होगा। यहाँ पे क्या था, दोहरी न्यायपालिका हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटेड है और भारत इसमें आ जाएगा। ये कैसे सर, एक तो सुप्रीम कोर्ट है और दूसरा हाई कोर्ट है, लेकिन नहीं मेरे भाई, एक्चुअली क्या है, अगर आपका सुप्रीम कोर्ट से आपका हाई कोर्ट से आप कोई चीज़ें मानेंगे, जैसे बीपीएससी का मुकदमा चल रहा है, अगर यहाँ बच्चे अगर हार गए बीपीएससी का या जीत गए, या तो गवर्नमेंट जा सकता है वहाँ पे, या फिर छात्र जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इनके पास है ऊपर, यानी कि सर्वा कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए इंटीग्रेटेड सिस्टम माना जाता है जुडिशरी का भारत में, यानी कि एकल न्यायपालिका है, यानी कि आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं। तो इसको हम लोग डुअल नहीं कह सकते, डुअल जुडिशरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोहरा संविधान इधर भारत नहीं आएगा, क्या हमारे पास 2 संविधान है, नहीं, एक है हमारे पास, तो इंडिया इधर आ जाएगा, यूनिटरी में आ जाएगा। दोहरी नागरिकता, क्या हमारे पास 2 है, क्या मैं बिहार का भी हूँ और बिहार की भी नागरिकता है मेरे पास, और मेरे पास इंडिया की भी नागरिकता है, बिल्कुल नहीं, इधर नहीं आएगा, इंडिया इधर आ जाएगा। और ये सारे लक्षण ना आपके वहीं जाएंगे जब कहा जाएगा केंद्र की ओर शक्तियाँ उन्मुख है, उसमें हम आंसर में लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब निर्वाचन इलेक्शन कमीशन हो गया, आपके कैग हो गया, ये इधर आ जाएगा भारत, क्योंकि भारत के पास एक ही एकल तंत्र, इधर आ जाएगा, इंडिया इधर आ जाएगा, इधर नहीं आएगा, एकल तंत्र है क्योंकि। तो आपको क्या दिख रहा है कि कई चीज़ें इधर का आ रहा है, कई चीज़ें इधर का आ रहा है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यही है कि भारत ना इधर का है ना उधर का है, इसीलिए केसी वियर ने कहा था कि भारतीय संघवाद जो है संघवाद नहीं है, अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, यानी क्वासी फेडरल है, यानी कि संघात्मक फेडरलिज्म के लक्षण ज़्यादा है इसके पास, लेकिन आधा आधा है, मतलब इसके पास दोनों शक्तियां हैं। यानी कह सकते हैं कि भारत के पास क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ फेडरलिज्म है, यानी कि भारतीय संघवाद का नेचर क्या है। चलिए इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ सुनिएगा, पढ़िएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय संघवाद का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भारत के संविधान में परिसंघवाद जो है फेडरलिज्म के 4 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन भारत के संविधान में कुछ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती है। मतलब कि यहाँ आप फेडरलिज्म के लक्षण भी पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम फेडरलिज्म के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन कुछ यूनिटरी लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक नागरिकता है, हमारे पास एक जुडिशरी सिस्टम है, हमारे पास जो भी इलेक्शन कमीशन हो गया, या फिर कह सकते कैग हो गया, हमारे पास एक है, हमारे पास एक संविधान है, तो ये लक्षण भी पाए जाते हैं। तो जैसे एकल नागरिकता, एकल संविधान, ये आपको एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार भारत में केंद्र और राज्यों के बीच पावर्स डिवाइड किए गए हैं, संवैधानिक विभाजन हुए हैं, केंद्र की ओर लेकिन पक्ष में झुका हुआ है शक्तियां। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान का स्वरूप विशिष्ट बन जाता है, इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं। यही कारण है कि भारत के संविधान में न तो यूनिटरी शब्द का प्रयोग किया गया है और न ही फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कभी भी भारत पढ़िएगा संविधान तो यूनियन कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। यानी कि भारत जो है ना आपको फेडरल सिस्टम लिखा हुआ मिलेगा कहीं, ना ही आपको यूनिटरी सिस्टम मिलेगा। यानी कि इसके लिए एक विशेष प्रकार का क्या है, ये फेडरलिज्म है, जिसको यूनियन
कहा जाता है। और यूनियन टर्म कहाँ से लिया गया? कनाडा मॉडल पे आधारित है हमारा। अब विभिन्न विद्वानों का क्या क्या कहना है, चलिए हम थोड़ा सा इनका देख लेते हैं स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट आप आंसर में अपना यूज कर सकते हैं, जैसे कि अंबेडकर ने कहा है यूनियन शब्द का प्रयोग किया है भारतीय फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म के लिए। केसी वियर ने क्या प्रयोग किया है? अर्धसंघात्मक। और बीपीएससी ये पूछ दिया है कि कैसे भारतीय जो संघवाद है, इंडियन फेडरलिज्म जो है अर्धसंघात्मक है। कितना अच्छा लिख पाइएगा आप, दोनों का लक्षण दिखा दीजिए कि एकल नागरिकता है ये है और उधर वो है। आसानी से इस प्रश्न को आप क्वासी फेडरल जो पूछा गया बीपीएससी में आप लिख सकते हैं। इनका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप, कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो अपने आंसर के शुरुआत में या फिर कंक्लूजन में। आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं? एकात्मक लक्षणों वाला संघ है, यानी फेडरलिज्म विथ यूनिटरी फीचर्स। यानी कि भारत जो है फेडरलिज्म है, लेकिन इसका लक्षण क्या है? एकात्मक लक्षण भी इसमें है, यानी कि यूनिटरी फीचर्स भी इसमें मौजूद है। W.H. मॉरिस जॉन्स कहते हैं कि सौदेबाजी का संघवाद यानी कि बार्गेनिक फेडरलिज्म, इसको कह के संबोधित करते हैं। और ग्रेन्यूल ऑस्टिन का जो स्टेटमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बीपीएससी सवाल पूछ सकता है, यही स्टेटमेंट देके पूछ देगी सरकार सहकारी संघवाद या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। तो इनका स्टेटमेंट है, आगे चल के इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आपने अर्धसंघात्मक तो समझ लिया कि आधा चीज़ें क्या है, मैक्सिमम चीज़ें संघात्मक की है, फेडरलिज्म की है, लेकिन कुछ कुछ क्या है यूनिटरी का भी है। तो इसको क्या बोलेंगे? क्वासी फेडरल बोलेंगे। लेकिन सहकारी संघवाद क्या होगा, आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये मेरे पहला का लिखा हुआ है, लेकिन ये 69 बीपीएससी में यही सवाल पूछ दिया है घुमा फिरा के, यही लॉन्ग क्वेश्चन में, कि भारत में एक विशिष्ट संघवाद अपनाने के कारण क्या है। भारत में ना फेडरलिज्म है ना भारत में यूनिटरी सिस्टम है, तो स्पेशल टाइप ऑफ फेडरलिज्म भारत क्यों अपनाया है? सवाल उठता है ना भाई कि हम तो फेडरलिज्म भी ले सकते हैं या यूनिटरी भी ले सकते थे, लेकिन क्यों हम स्पेशल टाइप ऑफ फेडरलिज्म हम क्यों लिए? अब कारण इसका सुनिए कि अंबेडकर का कहना है, क्या कहना है कि भारत के संघवाद का निर्माण अमेरिकी संघवाद से अलग हुआ है। इनका स्टेटमेंट छोड़िए, मैं समझा दे रहा हूँ कि मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि भारत में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जाति, बहुत सारे भाषा के लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब सेंटर से एक ही चीज लोगों को बांध के रखा जाए कि भाई तमिल वाला भी हिंदी में काम करे, केरल वाला भी क्या करे, हिंदी में काम करे। क्या यहाँ पे डाइवर्सिटी प्रभावित होगा कि नहीं? मतलब ये लोग क्या, ये लोग को परेशानी आएगा। तो इसीलिए इसके लिए लोग क्या किए, इसके लिए हमने अपनाया फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है कि कुछ केंद्र में और कुछ राज्यों को हमने दे दिया कि भाषा वगैरह आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। लेकिन एक और लक्षण है कि शक्तियां केंद्र की तरफ क्या कर दी गई, टुवर्ड्स सेंटर स्टेट कर दी गई, यानी कि शक्तियां मैक्सिमम दे दी गई किसको, केंद्र को। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अलगाववाद नहीं हो पाए, यानी कि हम लोग इंटीग्रेटेड रह सके। यानी कि मानिए कि घरों में अगर अच्छा सा एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि घरों में एक मुखिया होता है यानी गार्जियन होता है, और घरों में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो आप देखिएगा कि अगर गार्जियन बार बार किसी को कहेगा कि ये करिए, मानिए कि इसको खाने का पसंद है कुछ और, या फिर जाने का ही और पसंद है, बार बार उसको टोकेगा, तो ये क्या होगा, ये टूट के अलग हो, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इनमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होने लगेगा। माने कहेगा कि भाई आपको बैगन ही खाना है, नहीं कि हमको पनीर खाना है, तो इनमें क्या कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसीलिए सबको डिवाइड कर दिया गया, कौन पनीर खाएगा कौन बैगन खाएगा, यानी कि सबको शक्तियां दे दी गई। लेकिन इनको जोड़ के रखने के लिए एक मुखिया होता है कि भाई समझ लो इस बाउंड्री से अगर अलग गए, इतनी चीज़ें हैं, एक दायरा है, अगर उस दायरा से अलग गए तो फिर चीज़ें खराब हो जाएगी। इसीलिए इनसे पावर जो होगा, जो मेंबर्स होंगे, इनसे पावर ज़्यादा किसके पास होगा, जो गार्जियन होगा उसके पास होगा। सबके पास पावर होंगे, अब इनका शोषण भी नहीं होगा, लेकिन पावर सबसे ज़्यादा गार्जियन को दिया जाएगा। रीज़न क्या है कि ऐसा ना हो कि टूट के अलग अपना फैमिली बना ले, कहेगा भाई हम अलगा रहेंगे, ये कहेगा हम अलगा रहेंगे, ये अलगा रहेंगे। भारत का सेम हाल है कि फेडरलिज्म भारत का जो दिया गया है कि राज्य जो है विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए, डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं, उसको मेंटेन करने के लिए सबको अलग अलग राज्य सब चीज़ दे दिया गया। लेकिन ये अलग होकर टूट ना जाए और अपना देश ना बना लें, इसके लिए क्या किया गया, शक्तियां केंद्र की तरफ झुका दी गई। तो जब आंसर लिखिएगा जो 66 में पूछा गया है, इस चीज़ को वेरीफाई आपको करना पड़ेगा कि केंद्र की तरफ शक्तियां झुकी हुई है, और झुकने का रीज़न क्या है मैंने बता दिया। और सेम सवाल यही 69 बीपीएससी में लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, लेकिन घुमा फिरा के पूछा, इतना शब्द खतरनाक दिया है कि शायद नहीं पढ़ेगा तो ठीक से समझ में नहीं आएगा। विविधता में एकता वाली ही बात वो पूछ रहा है, तो ये आपको मुझे लग रहा है कि चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब आते हैं केंद्र राज्य संबंध पे आते हैं। फेडरलिज्म हमने कन्फर्म कर लिया, क्वासी फेडरलिज्म भी हमने कंफर्म कर ही लिया। क्वासी फेडरलिज्म का मतलब होता है कि आधा यूनिटरी सिस्टम, आधा फेडरलिज्म सिस्टम, क्वासी फेडरलिज्म। आइवर जेनिंग्स का स्टेटमेंट आपको पता चल गया।
अब आते हैं हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम आ जाते हैं किस पे, सेंटर स्टेट रिलेशन पे। अब सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध जो आपने पढ़ा होगा कि एक होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध, जो भाग 11 पार्ट 11 में चैप्टर 1 में दिया गया है 245 से 255। इतना तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो भाई पढ़ लीजिएगा, ये फैक्चुअल चीज़ें आपको करना पड़ेगा, मैं केवल कंसेप्ट लेके चलूंगा। और प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो होता है आपको 11 में चैप्टर 2 में 256 से 263 तक। वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशन जो होगा भाग 12 में आर्टिकल 268 से 293 तक दिया गया है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, हो सकता है फैक्चुअल कुछ चीज़ें पूछ दे घुमा फिरा के, तो वहाँ मैनेज कर लीजिएगा। अब सबसे बड़ा विवाद बनता है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ठीक है, केंद्र राज्यों में कन्फ्लिक्ट जो होता है क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए यही होगा। ठीक है, अब सबसे पहला अगर पूछे कि केंद्र राज्य संबंध, लगातार सवाल पूछा है ना कि केंद्र राज्यों के संबंध में विवाद जो हो रहा है, केंद्र राज्य संबंध में जो कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है क्यों होते हैं, तो इसका रीजन क्या है। पहला रीजन आपको डिटेल में इसको लिखना है, लेकिन मैं बताते चलूंगा। इसका पहला रीजन है केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार। 96 बिहार के संदर्भ में बात करें, 1967 से ही देखिएगा कि केंद्र में अलग सरकार रहा करती थी और स्टेट में अलग सरकार रहा करती थी। यानी कि कभी भी पता चलेगा, जैसे कि आपको जब आरजेडी में नीतीश कुमार जी थे तो उस समय क्या था, यहाँ आरजेडी और यहाँ क्या था, बीजेपी। तो अब यहाँ से क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फंड का इशू आने लगेगा, कहेगा अरे भाई मेरा पार्टी की सरकार है, नहीं है हम नहीं देंगे। तो पहला कन्फ्लिक्ट का रीजन आप लिखिएगा केंद्र और राज्य संबंध में कि केंद्र और सेंटर और स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट है इसीलिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि शक्ति का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है, यानी कि पावर टुवर्ड्स द सेंटर स्टेट। ठीक है, केंद्र के पक्ष में क्या किएगा, शक्तियों का बंटवारा है। तो कभी कभी राज्यों को लगने लगता है यार मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी बेईमानी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, अपने आप को मतलब अपने पक्ष में ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारे राज्यों को कम ध्यान दे रहे हैं। तो उनको लगेगा केंद्र के पक्ष में शक्तियाँ ज़्यादा है, तो राज्य क्या करते हैं, इससे मतलब इनमें विवाद हो जाता है। केंद्र पर प्रांतों की वित्तीय निर्भरता जो होती है, ये भी सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि पता है ग्रांट्स वगैरह या फिर अनुदान वगैरह जो होते हैं आर्टिकल 275 के अनुसार, आर्टिकल 275 के अनुसार, तो उसमें राज्यों को जो भी ग्रांट्स देने होते हैं ना, वो पता है किस पे डिपेंड करने लगता है, वो सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट में। अगर मेरा सरकार है भाई तो हम इसको आपदा फंड भी देंगे, ये देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। जैसे कि आपने लगातार उदाहरण समझ रहे होंगे कि उधर ममता जी का गवर्नमेंट जब है, वेस्ट बंगाल में ममता सरकार है, तो उधर मोदी सरकार से क्या क्या चीज़ें होती रहती है, ये एंजॉय करके पढ़िए, समझ में सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, राज्यपाल का पद भी जो होता है ना, गवर्नर का जो ये होता है, पद होता है, ये भी बड़ा विवाद कम होता रहा है केंद्र राज्य संबंध के बीच में। क्यों? क्योंकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो सरकारिया कमेटी, आगे मैं बताऊंगा, सरकारिया कमेटी ने सजेस्ट किया है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट करे प्रेसिडेंट, लेकिन क्या, लेकिन सीएम से सलाह नेसेसरी कर दिया जाए, है सलाह लेकिन नेसेसरी नहीं किया गया इसको। ठीक है, सरकारी कमेटी का सजेशन हम लोग बाद में देखेंगे। तो राज्यपाल का पद भी लगातार विवाद का विषय रहता है। आप देखे होंगे केरला में या देखे होंगे पश्चिम बंगाल में, या फिर लगातार उधर जगदीप धनखड़ भी थे वहाँ के राज्यपाल, तो वहाँ आप देख रहे हैं कि कैसा कन्फ्लिक्ट होता था। और इधर ममता जी अपना करती थी और उनको लगता था कि मोदी जी के पक्ष में है क्या, धनखड़ साहब हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आता था। तो वही बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं तो कभी कभी कठपुतली लगने लगते हैं, रबर स्टंप, कई बार इस पर सवाल राज्यपाल हम लोग पढ़ेंगे। तो लगातार ये फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, प्रेसिडेंट ये गवर्नर। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। इमरजेंसीज भी जो होती है ना, ये भी पता है आर्टिकल 356, यानी कि आप जब प्रेसिडेंट रूल लगाइएगा तो सारी शक्तियां केंद्र के पक्ष में चली जाती हैं, यानी कि केंद्र राज्यों को अपने तरह चलाने लगेगा, भाई ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे। तो ये भी आपको क्या हुआ, नहीं होता है कि कहीं कुछ हुआ तो कहते भाई राष्ट्रपति शासन लगा देंगे अभी हम, तो ये भी विवाद का मुद्दा रहा है। एक आईएएस जो है, इंडियन ऑल इंडिया सर्विस जो है, अखिल भारतीय सेवा, ये भी है, क्योंकि इसके जो अधिकारी नियुक्त करके जाते हैं केंद्र सरकार के रहते हैं। जब जाएंगे जिला में, राज्यों में, तो अपने तरह काम करने लगते हैं और गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हैं। तो ये भी कन्फ्लिक्ट का बिंदु रहा है। ठीक है, और बिहार के संदर्भ में देखिएगा तो स्पेशल स्टेट का दर्जा को लेके भी लिख सकते हैं कि स्पेशल राज्य का दर्जा को लेके बिहार और भारत केंद्र सरकार के बीच में विवाद रहा है। तो ये अच्छा एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों में अतीत काल में योजना आयोग भी एक विवाद का विषय पहले रहता था। जब प्लानिंग कमीशन था तो भी विवाद का विषय रहता था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एनआईए वगैरह, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, एनआईए है। आप वेस्ट बंगाल में देखे होइएगा कि सरकार के द्वारा एनआईए भेजा जाता था मंत्री के घरों में, ममता जी का।
और ममता गवर्नमेंट, क्योंकि बिहार राज्य का पुलिस जो होता है वो किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अंदर होता है, राज्य सूची का विषय है, वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो ममता जी क्या करती थी, अपना पुलिस भिजवा के एनआईए को कहते थे कि नहीं इनको खिदड़वाइए, एनआईए कहेगा हम उठा के लेके चले जाएंगे पुलिस को। तो लगातार ये विवाद लगातार होता रहता है, ठीक है। तो ये एक मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल है स्टेट स्पेशल स्टेट का दर्जा मैंने कहा, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा आगे देखिएगा तो मैंने बताया है वहीं इलेक्शन कमीशन एक है, कैग एक है, ये भी विवाद का विषय रहता है, सिंगल सिटीजनशिप है, और उसके बाद से कह सकते हैं कि जो मैंने ऊपर बताया मैक्सिमम वही चीज़ें। हाँ, राज्य क्षेत्र का नाम बदलना, ये सब चीज़ें क्या आर्टिकल 3 कभी कभी इस पर क्या करता है केंद्र सरकार मनमानी करता है, तब विवाद का विषय बन जाता है, ठीक है। अब हम एक बात कर लेते हैं कि केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है इसको सुधारने के लिए सबसे अच्छा, जब कहा जाए आपको लास्ट में कंक्लूजन में इस सब चीज़ को डालना है कि सबसे वे फॉरवर्ड में लिखिएगा सबसे अच्छा चीज़ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहकारी संघवाद। हो सकता है सहकारी संघवाद पे आपको नोट्स भी पूछ दे। सहकारी संघवाद क्या होता है कि केंद्र का राज्य सहयोग करे, अगर कोई योजना लॉन्च किया है तो राज्य उसका सहयोग करके हाँ भाई हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे देखिए कई स्टेट जो होते हैं ना, केंद्र से जो योजनाएं पेश की जाती है या फिर जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो लिखा है सहकारी संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे के पूरक और सहायक रूप में काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। केंद्र प्रांत के हितों को बढ़ावा देता है और प्रांत केंद्र की योजनाओं को लागू करने में सहायता करता है। वर्तमान समय में केंद्र राज्य विवादों के मामले में को देखते हुए सहकारी संघवाद आवश्यक माध्यम बनकर सामने आया है। तो कभी भी आपको कहा जाएगा कि सुधार के लिए इंटर स्टेट रिलेशन का जो विवाद है उसको सुधार करने के लिए क्या करेगा, तो पहला चीज़ आप बताइएगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सबसे अच्छा चीज़ है। अब इसके लिए बहुत सारे संगठन बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा अंतर्राज्यीय परिषद का नाम सुना होगा, इंटर स्टेट काउंसिल जो होगा ये बनाया गया आर्टिकल 263 के तहत 1990 में इसका गठन किया गया था। इसके सदस्य जो होते हैं सीएम वगैरह होते हैं, इसके अध्यक्ष जो होंगे पीएम होंगे, लेकिन इसका गठन जो होगा प्रेसिडेंट करता है। इसका काम क्या है देख लीजिए, केंद्र और राज्य के बीच में संवाद कायम करना, केंद्र राज्य विवादों को समाधान करना, केंद्र राज्य में सहयोग करना, राज्यों के बीच संवाद और सहयोग को कायम करना, ठीक है। अब गठन 1952 में राष्ट्रपति के आदेश से क्या चीज़ें लिखा, अच्छा एनडीसी, यहाँ एनडीसी जो उड़ गया है कि एनडीसी भी विवाद का मुद्दा कई बार रहा है, एनडीसी वगैरह। तो एनडीसी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी के माध्यम से भी हम विवाद को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। 1952 में गठन किया गया था, राष्ट्रपति के आदेश पे अध्यक्ष पीएम होते हैं, सदस्य राज्यों के सीएम, यूनियन टेरिटरीज के योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं। तो आप संस्थाएं दो सुन गए, एक इंटर स्टेट काउंसिल जो हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, दूसरा एनडीसी हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हिंदी में कहते हैं इसको। ये चीज़ नहीं जानना था आपको, अब आ जाएगी। अब कमेटी जो है, कौन कौन कमेटी काम करती है इसके तहत अगर कहेगा, क्योंकि लास्ट में कंक्लूजन में आपको कमेटी बताना है कि सेंटर स्टेट रिलेशन सुधारने के लिए कौन कौन सी कमेटी काम करती है। तो पहली कमेटी बनी थी राजमन्नार कमेटी 1969 में। इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बारे में नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन कमेटी का नाम डाल दीजिएगा आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973। सहकारिया समिति, इसके बारे में डिस्कस करना आपको पड़ेगा, जो रिपोर्ट 1988 में दिया था। इसमें क्या क्या बातें कही गई थी, चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये बातें कही थी सहकारिया कमेटी में, आप बताइएगा सजेशन में, अगर हो सकता है सरकारिया कमेटी में आपको नोट्स पूछ दे। तो इसमें कहा गया था कि राज्यपाल जब भी नियुक्त किया जाएगा तो इसमें सीएम का अनिवार्य कर दिया जाएगा सजेशन, कि मतलब प्रेसिडेंट को सीएम से सुझाव लेना ही पड़ेगा। दूसरा बात इन्होंने कहा कि केंद्र राज्य संबंध का जो है मुद्दा जो गहरा विवाद है उसको कम करने की बातें कही। दूसरा इन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं तो जब एकदम अति हो जाए तब लगाइए, तो इससे भी बात सुलझेगा। तो सुझाव में आप सारी चीज़ें सरकारी कमेटी का बता सकते हैं। इसके अलावा भी एक दो ये लोग सजेशन दिए कि ये ठीक है, केंद्र के पक्ष में जो शक्तियां हैं जो झुकी हुई है ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि राज्य जो है अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके आप सारा लक्ष्मीकांत में दिया हुआ पॉइंट्स आप उतना तो कर ही सकते हैं जब हम इतना कर रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पुंछी कमेटी जो है ये जो है इस 2007 में बनी थी, 2010 में रिपोर्ट दी थी। सारा ये केंद्र राज्य संबंध सुधारने के लिए बनाया गया था। अब है कि आपका प्यार ही हमको आगे वीडियो के लिए मोटिवेट करेगा, आप दबा के इस सेशन को शेयर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, लिखा हुआ केंद्र राज्यों के बीच में बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा की बात आती है। तो देखिए उसको समझने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि कोई भी राज्य जो होता है 90% ऋण ले सकता है और उसको 10% ग्रांट मिलेगा, मतलब कि अनुदान मिलेगा। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब उसको कर्ज कितना लेना पड़ेगा, मात्र 10%, और सेंटर से ग्रांट्स कितना मिलेगा, 90%। तो कोई भी चाहेगा ना कि भाई हेल्प ज़्यादा मिल जाए, हमको कर्ज कम लेना पड़े, और कोई कहेगा कि भाई हमको तुमको 2000 रुपये देंगे, ऐसे ही 100 रुपये देंगे तुमको किस कर्जा में।
किसी को ऐसा हो गया तो दूसरा व्यक्ति को कहेगा कि तुमको 2000 कर्जा देंगे, 100 रुपये ऐसे देंगे, तो ये भी चाहेगा भाई कि हमको 2000 मिले फ्री वाला। तो वही हाल है किसका, विशेष राज्य के दर्जा का। तो हो सकता है बिहार के संदर्भ में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सके कि विशेष राज्य का दर्जा जो है राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है और संघीय मंत्रिपरिषद के सुझाव पे। अब इसमें क्या है, क्या क्या होने चाहिए राज्य में, पहाड़ी क्षेत्र हिली एरिया होना चाहिए, जो कि बिहार में उतना नहीं है, अधिकता होना चाहिए, बिहार में उतना नहीं है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बताइए कि है लेकिन उतना नहीं है, तो दोनों तरफ से हो गया। क्योंकि आप ये मत समझिए कि हम बिहार के हैं तो बिहार के पक्ष में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा होना चाहिए, लेकिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बताइएगा है, लेकिन केवल एक ही देश के साथ है, छोटा देश से। राज्य का संवैधानिक सैनिक महत्व होना चाहिए, यानी कि सिक्किम का सैनिक महत्व है, सिक्किम से कनेक्टेड बिहार होता है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, इसमें बिहार वेरीफाई करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है बिहार का, ये स्पेशल स्टेट का दर्जा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके लिए कमेटी कौन सी बनाई गई थी आपसे पूछा जा सकता है, तो स्पेशल स्टेट्स के लिए गॉडगिल कमेटी बनाई गई थी, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, केंद्र राज्य संबंध में जो है आप कैसे लिख सकते हैं इसका। बिहार के संदर्भ में पूछे तो बिहार का स्पेशल, देखिए एक तो सारा मैंने विवाद का जो मुद्दा बताया था सब बता दीजिएगा, और उसको सारा बिहार के रेफरेंस में लिखिएगा कि मैंने कहा कि स्पेशल स्टेट का दर्जा तो बिहार को नहीं दिया गया है, बिहार चाह रहा है लेने के लिए, गवर्नमेंट अलग हो रहा है, 1967 से बिहार में गवर्नमेंट जो था दोनों अलग चलता रहा था, जिसके कारण विवाद होता था। सारी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप PYQ एक बार अच्छा से कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध का निष्कर्ष इस तरह से लिख सकते हैं कि इस प्रकार यद्यपि केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों को लेकर संविधान में विस्तृत वर्णन किया गया है, इसके बावजूद केंद्र राज्य के संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। बिहार भी इस गतिरोध से छूता नहीं रहा है। राज्य कई बार केंद्र राज्य पर भेदभाव का आरोप लगाता रहा है। जरूरत है सहकारी संघवाद, सहकारी परिषदों के माध्यम से बढ़ावा देने की, ठीक है। तो बिहार में भी ये लगातार विवाद रहा है, इसमें स्पेशल स्टेट का बहुत। अब केंद्र की तरफ झुकाव में क्या कहिएगा, केंद्र की तरफ झुकाव में अगर प्रश्न पूछे केंद्र का झुकाव वाले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, उसमें कहिएगा वही जितना यूनिटरी सिस्टम है ना उसको ज़्यादा दिखाइएगा कि मानिए कि एकल नागरिकता है, एकल क्या है आपका जुडिशरी सिस्टम है, तो जितना एक वाला चीज़ है ना उसको दिखाइएगा। PYQ एक बार करिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपको सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, इसी के आधार पर हम अगला वीडियो आपको लाने वाले हैं। और इस सेशन को इतना शेयर करिए कि गर्दा मच जाए, ठीक है। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 में हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल।